हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं, हमने यहाँ पर संज्ञा को पढ़ा था और संज्ञा के भेद हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर संज्ञा क्या होता है और संज्ञा के कितने भेद हैं, इनके बारे में हमने में जाना। तो संज्ञा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी विशेष स्थान के नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा के कुछ उदाहरण हमने बताए थे। संज्ञा के 5 हमने यहाँ पर भेद आपको बताए थे, जिसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आपका यहाँ पर भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा के बाद आपका क्या, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो, वाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिटेल में बताया है और आपने यहाँ पर इसको नोट डाउन भी किया होगा। गाँव में यहाँ नाम आ जाएंगे, व्यक्ति का नाम जब आप लिखते हैं, वाचक संज्ञा है। इसके अलावा नई चीज यहाँ पर दिशाओं के नाम था, ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आता है। देशों के नाम ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय जो जातियाँ हैं, भारतीय, जापानी, तो आप जिस भी देश से हैं तो आपकी जाति क्या है? जैसे हम सभी क्या हैं? भारतीय हैं। चीन के लोगों को चीनी कहा जाता है, ऐसे ही जापान के लोगों को जापानी, अमेरिका के लोगों को अमेरिकन। तो इस प्रकार से ये आपकी राष्ट्रीय जातियाँ हो गई। नदियों के नाम जैसे कि यहाँ पर ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, किसी भी नदी का नाम जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा। समुद्रों के नाम भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आ जाता है। इसके अलावा पर्वतों के नाम, जो भी पर्वत हैं, उन सभी पर्वतों के नाम आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएँगे। नगरों के नाम और समाचार पत्रों के नाम, ये नई चीज़ें आई हैं यहाँ पर, इनको विस्तार करके आया था प्रीवियस लेक्चर में भी। इसके अलावा पुस्तकों के नाम तो आप पहले से भी जानते हैं कि पुस्तक के नामों को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दिनों के नाम हो गई, महीनों के नाम हो गए, ठीक है? इसके अलावा जो है ग्रह और नक्षत्रों के नाम और त्योहारों के नाम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आगे देखिए, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है ना? किसी एक ही प्रकार की, जैसे यहाँ पर एक ही प्रकार और आप देख लीजिए, एक ही प्रकार का, जैसे यहाँ पर मनुष्य कहें तो मनुष्य, यहाँ पर संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। पहाड़ में यहाँ पर समूह समस्त जो है पहाड़ जाति का यहाँ पर बोध हो रहा है। ऐसे ही नदी, भाई बहन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता पिता, मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक और इसी प्रकार से जो है सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था या भाव का हम बोध करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर आपके जैसे क्या-क्या आ जाएंगे उदाहरण? आयु, बुढ़ापा, नम्र, साहस, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। के बाद है आपका नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध, जैसे यहाँ पर समूह में आपके सभा होती है, सेना होता है, दल, संघ, कुंज, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली, इस प्रकार से ये सभी आपके किसमें आ जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। तो हम समूह में इनका बोध करते हैं, इनको समूहवाचक संज्ञा कहा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से नाप, देखिए, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे आपका सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, प्रकार ये सभी जो है आप द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आते हैं। इसके अलावा हमने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाना सीखा था। अब हमने पहले जातिवाचक संज्ञा और सर्वनाम को भाववाचक संज्ञा में यहाँ पर बदला था, तो ये भी हम कर चुके हैं। अब जो है आज की क्लास में इनको आप कर चुके, तो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके थे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आप कैसे बनाते हैं और सर्वनाम से आप भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ये दो हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके थे। तो जैसे यहाँ पर बूढ़ा है तो इसका भाववाचक क्या हो जाएगा? बुढ़ापा। तो जातिवाचक संज्ञा है, उससे आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मित्र का मित्रता, नौकर का नौकरी, जवान का जवानी, इस प्रकार से सभी जो है यहाँ पर जो भी जातिवाचक संज्ञा है इनको आप नोट डाउन कीजिए। सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। सर्व का सर्वस्व, निज का निजत्व, निजता, स्व का स्वत्व या फिर पराया, परायापन, अपना, अपनत्व या अपनापन, मम, ममता और ममत्व, ये सभी जो है क्या है? सर्वनाम है। और यही सर्वनाम
में भाववाचक संज्ञा बनाई। अब इनको तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा। अब जो है विशेषण क्या है? देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है ना? संज्ञा तो आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। सर्वनाम शायद आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में, क्लास में। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को आप प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है? किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा होता है उसको क्रिया कहा जाता है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विशेषण में आपका लाल क्या है? एक विशेषण है। हम किसी की भी विशेषता बता सकते हैं। लाल फूल, तो फूल की विशेषता क्या है? वो लाल है। सुंदर, किसी मंदिर जो है सुंदर है या फिर कोई लड़की जो है सुंदर है, तो वो विशेषता बता रही है किसकी? संज्ञा की। सफेद, सफेद आप किसी का भी कलर बता सकते हैं, वो आपका संज्ञा होगा। ये सभी आपके क्या हैं? इन्हीं विशेषण को आप भाववाचक संज्ञा परिवर्तित है। तो लाल का लालिमा, लालिमा आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही सुंदर का सुंदरता, ये भाववाचक संज्ञा। सफेद आपके पास है तो सफेदी, ये आपका भाववाचक संज्ञा। चंचल का चंचलता, ये भी आपका भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही काला, हमने लाल का लालिमा कहा, तो ऐसे ही काला का कालिमा। हरा का हरियाली, चतुर का चतुराई या फिर चतुरता या चतुराई हो जाएगा। विनम्र का यहाँ पर विनम्रता हो जाएगा। यदि कोई मोटा है, किसी को हम कह रहे हैं मोटा, तो वो उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो मोटा का यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? मोटापा। मीठा है, मीठा क्या है? विशेषता है, विशेषण है। ठीक है, हमने क्या कहा? किसी के लिए मीठा बोल सकते हैं, आम मीठा है, तो आम यहाँ पर क्या है? आपका संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। मीठा शब्द जो है आपका विशेषण है, ठीक है, विशेषता बताएगा वो। और इसी मीठे शब्द को जब आप भाववाचक में बनाएंगे तो ये आपका मिठास हो जाएगा। तो ये भाव को प्रदर्शित कर रहा है। स्वस्थ, स्वास्थ्य, सर्द, सर्दी, ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा पर बदले हुए हैं। अब देखिए क्रिया को आप भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करें। क्रिया क्या होता है? किसी भी वाक्य में काम करने की, जो भी काम होता है उसको क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपका थकना है, थकना एक काम है, तो थकना का जो भाववाचक संज्ञा है वो थकावट हो जाएगा। मारना, मार, जीतना, जीत, चुनना, तो चुनाव। इसके अलावा सजाना, सजावट, हँसना, हँसी, आगे देखिए भूलना, भूल। इसके अलावा देखिए दौड़ना का दौड़, खेलना का खेल, उड़ना का उड़ान। ये सभी जो हैं आपके क्या हैं? क्रिया हैं, और इन क्रिया को हमने भाववाचक संज्ञा की क्लास बढ़ती है, तो आपको इसमें और थोड़ा-सा डिटेल में इसको। अब यहाँ पे देखिए संज्ञाओं का प्रयोग कैसे करें। वाक्य में प्रयोग संज्ञा कभी-कभी व्यक्तिवाचक होती है, ये इम्पोर्टेंट है। वाक्य में प्रयोग होने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक की, और कभी-कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि अगर वो व्यक्तिवाचक है लेकिन फिर भी उसको जातिवाचक की, देखिए जहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर एक वाक्य लिखा है, आप तो पूरे विभीषण निकले। पूरे का मतलब यहाँ पर सभी को, आपका मतलब बहुत सारे लोगों, तो आप तो पूरे विभीषण निकले। अब विभीषण शब्द जो है वैसे तो किसी का नाम है, विभीषण एक नाम है, ठीक है। अब देखिए विभीषण नाम जो है यहाँ पर किसके लिए व्यक्तिवाचक है, कि पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सनल, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि जो विभीषण शब्द है ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी यहाँ पर इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार आप कलयुग के भीम हो, है, तो कलयुग के, आप कलयुग के भीम हो। भीम शब्द यहाँ पर आपका, वैसे तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, किसी विशिष्ट व्यक्ति का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप कलयुग के भीम हो, तो आप बहुत सारे लोगों के, जाति के लिए यहाँ पर क्या किया गया है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया। जातिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक के रूप में, तो पंडित जी को कौन नहीं जानता? देखिए पंडित जी वैसे तो आपका जातिवाचक है, सभी जानते हैं। पंडित जो है यदि हम शब्द कहें तो ये सभी समस्त पंडित जाति का बोध कराता है। पंडित में आपके दुनिया भर में पंडित है, सभी के लिए बोध होता है। तो अगर इसको पंडित शब्द हम समझे तो ये जातिवाचक है। लेकिन इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है। अब यहाँ पर
इन पंडित जी की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर पंडित जी की बात हो रही है, तो इसको यहाँ पर व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर ये जो पंडित जी हैं, ये यहाँ पर जातिवाचक होते हुए भी इसको व्यक्तिवाचक की तरह यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। क्योंकि देखिए पंडित जी को कौन नहीं जानता है, तो कोई पंडित जी होंगे, जैसे आपके गाँव के कोई पंडित जी हैं, तो अगर आपके गाँव के कुछ लोग बात कर रहे हैं कि पंडित जी को कौन नहीं जानता है, कि कोई पंडित जी हैं, किसी विशिष्ट व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये जो पंडित जी हैं, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कि आपका जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में इसको किया गया है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण की, बलराम का गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है, अतः ये जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक पर प्रयुक्त हो। ये था आपका संज्ञा। ठीक है? अब इसी संज्ञा पर यहाँ पर कुछ प्रश्न और उत्तर आपके अभ्यास कार्य हैं, इसको देंगे। अभ्यास कार्य में देखिए बहुविकल्प आत्मक प्रश्न, यहाँ पर बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न हैं, मल्टीपल टाइप जो हैं, इसमें आपके 4 आपको उत्तर दिए होते हैं एक प्रश्न के, आपको सही उत्तर को चुनना है। ठीक है? अब देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं? जल्दी से इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? बच्चे आंसर करेंगे। क्या कहा जाता है? अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं संज्ञा, है ना? इसके बाद देखिए मीठा शब्द से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। अभी-अभी हमने पढ़ा आपका मिठाई नहीं बनती है और वो मिठास बनती है। मिठास भाववाचक संज्ञा है ना? अब यहाँ पर देखिए संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? यहाँ पर आपने संज्ञा के 5 भेद, ठीक है? आगे देखिए विशिष्ट स्थानों के नाम को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा गया है? किसी यहाँ पर देखिए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं। तो किसमें रखा गया है? व्यक्ति विशिष्ट स्थानों के नाम को। विशिष्ट मतलब किसी विशेष स्थान के नाम को। यदि मैं यहाँ पर करूँ तो भारत क्या है? किसी विशिष्ट स्थान का नाम है, किसी देश का नाम है या किसी भी जगह ताजमहल की बात करें तो विशिष्ट वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यहाँ पर आपका 20 संज्ञा शब्द है। अब संज्ञा शब्द क्या है? इसमें राम है, मोटा है या इसमें राम आपका एक संज्ञा शब्द है। राम जो है किसका नाम है। तुम जो है आपका किसके लिए? ये सर्वनाम है, ये नहीं है। मोटा आपका विशेषण है, ये भी नहीं था। यहाँ पर आपका उत्तर जो है ओ आ जाए। ठीक है? आगे देखिए। अब आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति है। तो रिक्त स्थानों में देखिए दिशाओं के नाम क्या हो जाएगा आपका? अभी हमने जब व्यक्तिवाचक संख्या पढ़ा तो सबसे पहले ऊपर मैंने स्टार लगाकर आपको बताया था, यहाँ पर नई चीज आई है दिशाओं के नाम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये सभी दिशाओं के नाम क्या हैं? ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर आंसर भी दिया है, ये आपका क्या था? व्यक्तिवाचक। ठीक है? एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, जातिवाचक संज्ञा कहा जाएगा। ठीक है? ऐसे ही जिन संज्ञा शब्दों से का बोध हो वो भाववाचक संज्ञा। किस-किस का बोध होता है? गुण, दोष, धर्म और भाव का। कौन-कौन सी चीजें? गुण, दोष, धर्म और भाव का। ये हमने ऊपर इसकी परिभाषा में भी पढ़ा था। तो वहाँ उसे क्या कहा जाता है? जब हम किसी गुण दोषों को बताते हैं क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। गुणों को, दोषों को और भाव को बताते हैं, धर्म को बताते हैं, वो भाववाचक संज्ञा। तो ये यहाँ से आप लिख लें। बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा, तो बूढ़ा से हमने अभी भी पढ़ा था ऊपर, बुढ़ापा बन जाता है। बूढ़ा से बुढ़ापा। ठीक है? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब कुछ यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप की जो क्वेश्चन है वो है संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। सभी के उत्तर भी लिखे हुए हैं। बच्चे आप लिखना चाहते हैं तो जल्दी से आप लिख लेंगे संज्ञा की परिभाषा। तो संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसके आप उदाहरण अपने आप खुद से लिख लें।
संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन-कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये 5 इसके क्या हैं? भेद हैं। ठीक है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य जो समान वस्तु होती है, सामान्य वस्तुएं यानी कि एक जैसी वस्तुओं का जाति का बोध हो, जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर गाय की बात हो गई, तो जितने दुनिया भर में गाय हैं वो सभी गाय जाति का बोध हो रहा है। शिक्षक देखिए, आपके स्कूल में जितने शिक्षक हैं और भी जितने भी दुनिया भर में शिक्षक हैं, उन सभी को शिक्षक रखा जाएगा। तो ये जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उदाहरण भी देना है। इन संज्ञा शब्दों से किसी विशिष्ट व्यक्ति या स्थान का ज्ञान हो, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक कहा जाता है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा की भी आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे? यहाँ पर लिख लेंगे परिभाषा और यहाँ पर कुछ उदाहरण आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। जैसे लाल का हमने ऊपर लालिमा पढ़ा था, हरा का हरियाली, सुंदर का सुंदरता, ऐसे ही स्वस्थ का स्वास्थ्य। ये हैं इनके भाववाचक। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिए गए संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद, जैसे कि आपके संज्ञा के भेद क्या हो गए? वाचक, जातिवाचक, भाववाचक लिखिए। तो नदीस, नदीस आपका क्या है? जातिवाचक है। गिरी भी आपका क्या है? जातिवाचक है। वन आपका जातिवाचक, देश जातिवाचक, भास्कर भी व्यक्तिवाचक, सूर्य के लिए कहा गया है। एकता आपका भाववाचक है। शब्द देखिए, मन आपका भाववाचक हो गया, विश्व आपका भाववाचक हो, भारत व्यक्तिवाचक, शांति भाववाचक, प्रेम आपका भाववाचक और ललाट आपका। ये सभी शब्द हम पर को भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। तो ये था यहाँ पर आपका संज्ञा और ये हमारा संज्ञा हो गया है खत्म। यहाँ पर हमने संज्ञा पर जितने भी आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, जो आपकी प्रश्नावली थी, उन प्रश्नावलियों को भी कर दिया है। आप यहाँ पर इनके शब्दों के आगे उनके भेद लिखिए। ठीक है? तो किसी भी भेद का वो शब्द है, उसके आगे उसका भेद आपको लिखना है। ठीक है? तो आप जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ेंगे लिंग। संज्ञा के बाद लिंग पढ़ेंगे। हमने हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, वो है भाषा तथा व्याकरण। तो हिंदी में भाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन-कौन से रूप हैं? ये हमने सबसे पहले पढ़ा था। इसके बाद हमने कहा कि भाषा कहाँ से आई? भाषा में लिपि क्या है? भाषा के कौन-कौन से रूप होते हैं? अब व्याकरण देखिए, व्याकरण की आवश्यकता भाषा में क्यों पड़ी? देखिए, जब हम किसी भी भाषा को बोलते हैं, आप अंग्रेजी बोलेंगे या अंग्रेज लोग हमारी भाषा को बोलेंगे, तो बोलने की कोशिश करते-करते वो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, कुछ ना कुछ गलतियाँ कर देते हैं। है ना? या हम अंग्रेजी बोलते हैं क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं है। जब बच्चा सीख रहा होता है तो उस समय वो कुछ गलतियाँ करता है। तो इसी प्रकार से उन गलतियों को सुधारने के लिए हिंदी में भी जब हम शुरुआती तौर पर क्या करते हैं, भाषा को सीखते हैं, तो हम कुछ गलतियाँ करते हैं। अब इन गलतियों को सुधारने के नियम है जिसको भाषा में व्याकरण कहा जाता है। ये हिंदी भाषा या किसी भी भाषा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है। उससे हमारे जो गलतियाँ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, उसको हम दूर करते हैं। तो हिंदी व्याकरण क्यों आया? जो भी भाषा है, भाषा में हिंदी भाषा में जो अशुद्धियाँ हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के कुछ नियम हैं, उन नियम को हम पढ़ते हैं, उस व्याकरण कहा जाता है। व्याकरण के हमने यहाँ पर 3 अंग पढ़े कि सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है हिंदी भाषा की, ठीक है? अब वर्ण के बाद हमने शब्द विचार, वर्णों से मिलकर आपके शब्द बनते हैं, तो शब्द विचार पढ़ा। अभी वाक्य विचार भी हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम यहाँ पर संज्ञा को हम पढ़ रहे हैं। संज्ञा के बाद लिंग, क्योंकि संज्ञा के अंदर लिंग, वचन और कारक आता है, तो इसमें हम फिर लिंग को पढ़ेंगे। इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, संज्ञा के बाद आपका यहाँ पर आता है जेंडर या लिंग। इससे पहले भी आप जेंडर पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ये पहली छोटी-छोटी क्लासेस में भी आपने लिंग के बारे में पढ़ा है, जेंडर के बारे में पढ़ा है। तो संज्ञा हमने पढ़ा इससे पहले और संज्ञा के बाद हम लिंग को क्यों पढ़ रहे हैं? क्या इसका इसके साथ कनेक्शन है? क्या इसके साथ यहाँ पर संबंध है? तो देखिए जो लिंग है ना संज्ञा के 3 विकार होते हैं। संज्ञा के 3 विकार होते हैं। पहला विकार है लिंग, जेंडर, इसके बाद आपका दूसरा विकार है वचन, नंबर और कारक, पॉजिटिव। ठीक है? तो यहाँ पर 3 इसके विकार हैं। इन तीनों विकार में हम पहला विकार पढ़ रहे हैं। लिंग के बाद हम पढ़ेंगे वचन और वचन के बाद पढ़ेंगे कारक। तो लिंग क्या है, जेंडर क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है। तो लिंग कहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। ठीक है ना? लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है? हिंदी में लिंग 2 हुए हैं, आपका पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग। 2 लिंग हैं कौन-कौन से? लिंग और स्त्रीलिंग। ऐसे ही यहाँ पर देखिए जैसे राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, बकरा, सिंह, बकरा, ये सभी आपके क्या हैं? पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं, इसलिए इसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, सिंहनी, बकरी, ये सभी किसका बोध कर रहे हैं? स्त्री जाति का बोध। इसलिए इस वर्ग को क्या कहा जाता है? इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। अब यहाँ पर निर्जीव या अचेतन पदार्थ भी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं, है ना? ये चीजें अभी तक आपने नहीं, जैसे यहाँ पर पत्थर, पहाड़, घर आदि पुल्लिंग है, ठीक है ना? ऐसे ही सड़क, रस्सी, लकड़ी आदि ये सभी स्त्री, ठीक है? तो जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो तब आप वहाँ पर समझेंगे कि ये स्त्री है या पुल्लिंग है। तो जब भी किसी निर्जीव वस्तु का आपको पता नहीं चल रहा है कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है ना? तो उस समय आप क्या काम करेंगे? उस समय आप उसमें वाक्य प्रयोग करेंगे और जैसे ही आप वाक्य प्रयोग करेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है? तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तो लिंग की पहचान तथा परिवर्तन के सामान्य नियम हैं। किस प्रकार से आप लिंगों को पहचान सकते हैं? नियम है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे, ये कौन-सा लिंग? ये कुछ रूल हैं, उन रूलों को ही हम पढ़ेंगे। रूल के अलावा यहाँ पर कुछ आपके अपवाद भी हैं, कि रूल तो बना दिए, लेकिन कुछ शब्दों के लिए वो रूल जो है फॉलो नहीं करते हैं, नहीं, तो उनको कहा जाता है अपवाद। ठीक है? इन्हीं रूलों को, इन्हीं नियमों को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस, ठीक है ना? तो यहाँ पर लिंग हमने पढ़ा और लिंग की थोड़ा-सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि लिंग क्या है और लिंग बेसिकली आपके आए कहाँ से, ठीक है ना? तो लिंग जो है संज्ञा से ही आया, संज्ञा के 3 विकार हैं, आपका क्या हो गया? लिंग हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया। इन तीनों कारक में हम पहले यहाँ पर लिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम यहाँ पर वचन पढ़ेंगे और फिर कारक पढ़ेंगे। ठीक है? तो करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।